ठीक है, ये टॉपिक है लाइट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कुछ आइडिया? रिफ्रैक्शन का बोला कि वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी कभी लाइट चलता है तो एक किसी भी एक मीडियम में होगा तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। जैसे एयर में है स्ट्रेट लाइन में चलेगा, वाटर में है स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो उस वक्त वो उसका पाथ से चेंजिंग होता है। इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, क्या है? वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम one medium to another, it bends from its original path, ठीक है ना? path. This bending of light is known as refraction of light. A refraction of light. अगर हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं, क्या है कि जैसे सपोज करते हैं ये हमारा वाटर है, ठीक है ना? ये हमारा वाटर है। ये वाटर जो है ना ये डेंसर मीडियम है, ठीक है ना? और ये एयर है हमारा ऊपर में, ये रेयर मीडियम है, ठीक है ना? इसे मिटा दो, लिख लीजिए। तो ये रेयर मीडियम है, इसको मिटा दो डेफिनेशन को। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है? तो ये वाटर है, डेंसर मीडियम है, ये एयर है, रेयर मीडियम है ये, ठीक है? एक लाइट जो है ना, मान लो ये इधर से आता है रेयर मीडियम से यानी एयर से, और ये वाटर के सरफेस पे इंसिडेंट करता था, तो ये हम लोग इसको नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है? जब ये एयर से वाटर में जाएगा तो क्या हो, देखा गया है कि ये सीधा ना जाके ये थोड़ा सा बेंड हो गया इधर की तरफ, किधर की तरफ, इसको नॉर्मल कहते हैं। तो लाइट जो है ना नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया है। तो लाइट जो है रेयर से जब डेंसर में जाता है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। अगर मान लो कोई बल्ब हम लोग या कोई ऐसा सोर्स ऑफ लाइट वाटर के अंदर रखे, ठीक है ना, और यहाँ से इस पॉइंट पे लेते हैं, तो वैसे ये सीधा जाता ये इस तरह से, तो ये सीधा इसका पाथ ऐसा होता। लेकिन क्या देखा गया है कि ये जो है इधर बेंड कर जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? तो पहले हम लोग रेयर से डेंसर में देख रहे हैं, जब लाइट जो है ना ये इधर से रेयर से जाता है, ये नॉर्मल के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना कहलाता है। लेकिन ये सीधा ना जाके डेंसर मीडियम में ये टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना छोटा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट से, ठीक है ना? और अगर हम लोग डेंसर से लाइट को रेयर में ले जाते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इसका कहलाएगा, जो यहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंट ये कहलाएगा आई। लेकिन जैसे ये सीधा जाने बजाय ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया तो ये एंगल आर हो गया, ये एंगल आर। तो क्या देखते हैं कि डेंसर से जब रेयर में जाते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में जाते हैं टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड करता लाइट। ये जो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में जाता, अगर एक ही मीडियम में होता तो स्ट्रेट लाइन में जाता, लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, जब एयर से वाटर में या वाटर से एयर में जा रहा है तो उसका जो पाथ है वो बेंड कर जाता है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर रियर से डेंसर में जाता है तो क्या क्या चेंज होता है, और डेंसर से जब रियर में जाता है तो क्या क्या चेंज होता है। रियर से ये लाइट जब जा रहा है डेंसर में तो किधर बेंड कर रहा है, टुवर्ड द नॉर्मल। तो पहला पॉइंट दे रखा है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रियर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है ना। इसी पॉइंट पे व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चले जाता है ये, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये दे रखा है। दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें, जब ये रियर से डेंसर में जाएगा तो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन डेंसर से जब रियर में जाएंगे तो क्या रखें, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये वाला एंगल, ये छोटा होगा, एंगल आर बड़ा होगा ये, ठीक है। आगे दे रखा है इसमें, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर मैं समझा रहा हूं, ये पॉइंट ऐसे लिख लीजिए इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। अलग तरीके से दिखाते हैं, किसी बुक पे एटा से भी दिखाया गया है, इसको हम बोलते हैं एटा, ठीक है ना। या इसको म्यू से भी दिखाते हैं, ऐसे म्यू से भी दिखाते हैं, ठीक। अभी जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जिधर से लाइट आता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जिधर लाइट जा रहा है उसको नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लाइट जो है एयर से होते हुए वो मीडियम में जा रहा है, कोई भी मीडियम है तो हमने म्यू ए एम लिख दिया, लाइट गोज फ्रॉम एयर टू मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला है, डेफिनेशन देते हैं, रिफ्रैक्टिव एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, extent of bending of light when it enter from one medium to another, ठीक है ना। कितनी बात में एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग, रिफ्रैक्टिव में क्या मतलब हुआ, जब लाइट जाएगा रियर से डेंसर में तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, बेंड तो करेगा ही। लेकिन मान लो यहाँ पे अभी वाटर था, अगर ये डिस्टिल वाटर होता, मडी वाटर होता या ऑयल होता तो कितना बेंड कर रहा है, थोड़ा सा बेंड कर रहा है, ज़्यादा बेंड कर रहा है, कितना बेंड कर रहा है, जितना बेंडिंग होगा उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम लोग दिखाते हैं। एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कितना बेंड होता है, चाहे वो रियर से डेंसर में जा रहा हो तो कितना बेंड हो रहा है, या डेंसर से रियर में जा रहा हो तो कितना बेंड हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, जिसमें एक फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। स्नेल्स लॉ 10th क्लास में दे रखा है, तो हम लोग निकाल रहे हैं स्नेल्स लॉ। क्या बताया इसमें स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू एयर टू मीडियम ही ले लेते हैं, अभी लाइट एयर से मीडियम में जा रहा है, म्यू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, कितना एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना उसका साइन, नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, साइन आर, इनका रेशियो लेते हैं, जितना इसका वैल्यू आएगा वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट है रियर से डेंसर में जाता है तो ये जो एंगल है, क्योंकि टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाता है तो ये आई जो है ना बड़ा होता है, यहाँ पे हमने बताया ना एंगल आई जो है बड़ा होता है एंगल आर से। साइन में जो हम लोग एंगल देखते हैं, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2.5, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, वो 0.5 से ज़्यादा होता है, 0.7 के आसपास आएगा वो। ऐसे ही
साइन 60 का वैल्यू लेंगे तो √3/2 होता है, ठीक है। वो भी 8 पॉइंट समथिंग के 0.85 के आसपास आएगा उस तरह से। तो क्या समझ में, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन के टर्म में वैसे इसका वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे साइन आई तो ज्यादा है, आर कम है, तो इसीलिए इसका वैल्यू जो है ना, म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। क्या? ग्रेटर देन 1। तो ये म्यू जो यहाँ पे आएगा मीडियम टू एयर टू मीडियम में जाएगा तो ग्रेटर देन 1 आएगा ये, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर से जब भी कभी डेंसर में जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है ना। और डेंसर से रेयर में जाएगा तो लेस देन 1 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं, लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, म्यू इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आएगा। और अगर डेंसर से रेयर में जा रहा होगा तो ये म्यू जो है लेस देन 1 होगा, ये म्यू इज लेस देन 1, ठीक। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन में कैसे 1 से कम तक कैसे ज्यादा होता है। ये तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो हमने स्नेल्स लॉ से निकाला, स्नेल्स का हमने एक फॉर्मूला दे रखा साइन आई अपॉन साइन आर। दूसरा भी एक तरीका है निकालने का, स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट के हेल्प से भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट में, कैसे निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट से वो देखते हैं। यहां मिटा दे रहे हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा म्यू, एटा भी ले सकते हैं म्यू भी ले सकते हैं, चलो म्यू से ही चल रहे हैं, ए मीडियम। क्या स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है ना, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ये अपॉन में नीचे आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम है उसमें कितना लाइट की स्पीड है, ठीक है ना। अब जैसे लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है, लाइट का स्पीड एयर में कितना है, 3 उस दिन बताया तो था हमने। स्पीड ऑफ लाइट जो है सी से दिखाते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एयर में है। वाटर में दे रखा है इसका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये सी ले लिया, वी वाटर लेते, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना आ जाता है ये हमारा 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वाटर के अंदर है ये। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अगर लेना चाहेंगे तो ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये ग्लास के अंदर है ये स्पीड दे रखा है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं स्पीड के रिस्पेक्ट में, तो म्यू, अगर लाइट जा रहा है म्यू एयर टू वाटर, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है, तो लाइट का स्पीड एयर में कितना है 3 × 10⁸ मीटर, और वाटर में कितना है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी मीटर पर सेकेंड 8 कैंसिल हो गया, इसे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4/, ये आ जाएगा 300/225 डेसिमल हटाने के बाद, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है 3 × 8 मीटर पर सेकेंड, वाटर में 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहेंगे स्पीड के हेल्प से, तो फिर हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पे इधर करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर टू वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है सी से ले लेते हैं हम लोग, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वी वाटर ले लेते हैं, ठीक है ना। सी जो है दे रखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फिर दे रखा वाटर में 2 ×
10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड 10 to the power 8 कैंसिल हो जाएगा। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 300/225 आ जाएगा और ये 4/3 आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना जाएगा 4/3। इसे रीड कैसे करते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये इसको रीड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसको इस तरह से रीड करते हैं हम लोग, ये 4/3 होता है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 को हम लोग इसको डेसिमल में करना चाहेंगे तो 1.33 आता रहेगा। तो ये 1 से ज्यादा है। जब भी कभी लाइट रेयर से डेंसर में जाता है, कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है ना। और डेंसर से रेयर में जाएगा तो लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। वाटर का, ग्लास का निकालना चाहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो कितना है 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड और यहाँ 2 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये सब कैंसिल होके 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई यूनिट नहीं आता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई यूनिट नहीं आता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यूनिटलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, इज डायमेंशनलेस और हैज नो यूनिट, ज्यादा चमक देगा, ठीक है ना, हैज नो यूनिट। लाइट आ गई, ठीक है। एक प्रॉब्लम हो जाएगी सर, उसमें थोड़ा थोड़ा वैसा आ रहा था टाइल और इसमें से ज़्यादा वो हो गई बीच में। नो प्रॉब्लम, पढ़ने वाले पढ़ लेंगे। आवाज तो आ रही है ना सर, वो तो रोशनी आती है, लाइट आती है। हाँ बंद कर दो थोड़ा सा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम लोगों ने निकाला, एक स्नेल्स लॉ से निकाल दिया, एक हम लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट से निकाल दिया। वेवलेंथ से भी निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करते हैं एयर टू वाटर निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है ना। स्पीड को c/v लिखते हैं, ठीक है ना, c/v लिख लिया। जो वेलोसिटी होता है वो लैम्डा इंटू न्यू के बराबर होता है, लैम्डा इंटू न्यू। तो ये जो लैम्डा है वेवलेंथ इन ऑफ लाइट इन एयर, फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर, ऐसी हम लोग लेते हैं लैम्डा न्यू, ठीक है ना। ये हमारे वाटर का हो जाएगा। अब ये बताना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या चीज चेंज हो जाता होगा जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाता है। जैसे लाइट का स्पीड एयर में था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर में था 2.25 यानी 2.25 लाख 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड कम हुआ किसकी वजह से कम हुआ, कोई ना कोई तो चेंज हुआ होगा इन दोनों में से, या तो लैम्डा चेंज हुआ होगा या वेवलेंथ चेंज हुआ है, सॉरी फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है। इन दोनों में से कौन सा चीज चेंज हुआ होगा, लैम्डा वेवलेंथ होता है। जब भी कभी एक वेव जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या चीज चेंज नहीं होता, वेवलेंथ। जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी उतना ही रहेगा, वेवलेंथ चेंज जाता है। उस वेवलेंथ के चेंज की वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हम लोगों ने न्यू तो सेम लिख लेंगे, ये न्यू सेम रख लेंगे और इस न्यू की वजह से ये न्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन वाटर, ये भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन वाटर, ठीक है ना।
तो ये जो हमारा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ से भी निकालते हैं। तो वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के तीन तरीके, स्नेल्स लॉ भी है साइन से, और दूसरा है हमारा स्पीड ऑफ लाइट से, तीसरा वेवलेंथ से निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था हम लोगों ने वाटर का, और फिर ग्लास का भी निकाला था। किसके रेस्पेक्ट में निकाला था? स्पीड के रेस्पेक्ट में, स्पीड से। ठीक है, अगर सपोज करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एंगल के टर्म में स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग के एंगल दे रखा, लेट द एंगल ऑफ इक्वेशन कर रहे हो उस पर स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, the angle of incident on the surface is 45 degree, and the angle of refraction is 30 degree. What is its रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दे रखा? 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है 30 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब क्या है, इसको अगर हम लोग स्नेल्स लॉ के हिसाब से करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। According to Snell's law, mu रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू मीडियम में जा रही है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है ना, साइन आर, साइन आई कितना दे रखा? 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड साइन आर 30 डिग्री। ठीक ना, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, ये 2/√2 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा इसका? एयर टू मीडियम का और √2, या फिर 1.414 भी लिख सकते हैं इसको, √2 का वैल्यू। तो ये स्नेल्स लॉ के हिसाब से इस तरह से एंगल इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया रहेगा, तो उसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। बहुत सारे मीडियम है, उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। एक चार्ट दे रखा पूरा एनसीईआरटी में, और अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is of diamond। ठीक है ना, and its value is 2.42। value is 2.42। इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमंड का वैल्यू होता है। ठीक है, अभी जैसे स्नेल्स लॉ के हिसाब से उन्होंने प्रॉब्लम किया, एक दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से प्रॉब्लम करेंगे। तो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज, मीडियम हटाइए ग्लास लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, पहले बता रखा, कोई यूनिट नहीं होता। 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ग्लास में लाइट की कितनी वेलोसिटी होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जानते हैं कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग करना चाहते हैं स्पीड के रेस्पेक्ट में, तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट
इन एयर और वैक्यूम भी ले सकते हैं, वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ये दो स्पीड ऑफ लाइट हमें निकालना है, ग्लास के अंदर कितना स्पीड ऑफ लाइट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको म्यू से दिखा देंगे, तो ये 1.5 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसको इधर लाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होगा ये इस तरह से लिख लिया 3 × 10⁸, और ये 1.5 इसके नीचे आ गया। 3 को 1.5 से करेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड आ जाएगा इसका। तो ग्लास के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था। ठीक है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो ये देखते हैं क्या है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जानते हैं किसको बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक कलर वाला लाइट को। जैसे वो जो लाइट होता है हमारा 7 कलर का कंपोजिशन होता है, और उस 7 कलर्स को कैसे याद करते हैं? विवग्योर से। जब लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो स्प्लिट कर जाता है 7 कलर्स में, उनकी जो बेंडिंग का ऑर्डर होता है स्प्लिट करने के बाद, तो उसको याद रखने के लिए हम लोग विवग्योर से याद करते हैं। तो वाइट लाइट जो है ना 7 कलर का कंपोजिशन होता है। अगर कोई एक कलर का लाइट यूज करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग हटकर है तो उसको समझाते हैं इसको। 600 नैनोमीटर, व्हाट इज द वेवलेंथ? ठीक है ना, 600 नैनोमीटर is incident from air to water surface, ठीक है, air to water surface। what are wavelength, frequency and speed of light of a reflected light B and B refracted light। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, ये सवाल समझ लिए। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक कलर का लाइट है जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर जानते हैं, अभी हम बता रहे हैं ये क्या होता है। इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू वाटर सरफेस, एयर से यानी कि एयर से डेंसर में वाटर में जा रहा है। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है ये, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्ट हुआ लाइट उसका कितना ये सब होगा, और रिफ्लेक्ट होगा तो कितना होगा। मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ और फिर इसके बाद डायग्राम बना के समझा रहा हूँ इसको पूरा, ठीक है ना। तो ये मिटा दे रहे इसको। क्वेश्चन तो नोट कर लिए ना, क्वेश्चन नोट कर लिए इसको, उसके बाद मैं बता रहा हूँ इस पूरे को। मतलब कि ये वाटर सरफेस है,
ये वाटर सरफेस है। यहाँ पे एक लाइट जो है ना इंसिडेंट करता है इस तरह से, ठीक है। ये हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। जब रेयर से डेंसर में जाता है तो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाता है। वैसे इसका जाने का तो ये था, मगर टूवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जो लाइट इसमें जाता है, रेयर से डेंसर में जाता है, बहुत सारा लाइट इसमें जाते हैं, मगर बहुत सारे लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हो गया। ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो पढ़ा ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सरफेस पे पड़ता थोड़ा बैक कर जाता है। और ये जो लाइन है ब्लैक वाला, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है ये, ठीक है ना। कितनी बार सुनिए। तो ये जो लाइट इंसिडेंट करता है जिसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होने का तो इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड कितना होगा ये बताना है। और ये जो लाइट जो रिफ्लेक्ट किया है इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड बताना है, ठीक है। कितनी बार सुने। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो 600 नैनोमीटर दे रखा है, ये वेवलेंथ है लैम्डा। लैम्डा है 600 नैनोमीटर। ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। और ये नैनोमीटर 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम लोग जानते हैं कितना होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है, ठीक है। वेवलेंथ दे रखा है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ दे रखा 600 नैनोमीटर, यानी ये इतना दे रखा है 10⁹, ठीक है ना, इतना मीटर के बराबर दे रखा है, ठीक। ये मीटर से मीटर कैंसिल होगा। ये 9 जो है ना माइनस में है, ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। ये 9 जो है माइनस में है, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 8 में 9 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 3/600 इंटू 10⁻17, ठीक है, ये आएगा इसका। ये मीटर में ही रहेगा, ठीक है ना। नहीं, इसको पर सेकेंड आ जाएगा, ये पर सेकेंड। ये मीटर कैंसिल कर देगा और ये जो है ना अब सेकेंड बच जाएगा, तो वो पर सेकेंड आ जाएगा। इसको हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी करंट हर्ट्ज भी होता है, पर सेकेंड भी होता है, ठीक है। अब ये 2 0 इससे कट जाएगा, 2 0 इसमें काट देगा और इससे कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1/2 10⁻15, ठीक है। अगर हम लोग एक और 0 इससे ले लेते हैं तो 10/2 10⁻14, ठीक है ना। ये कैंसिल करेंगे तो 5 इंटू 10⁻14। इसको हम लोग पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये हर्ट्ज भी होता है, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पर सेकेंड भी होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, इसको हर्ट्ज भी यूनिट होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये तो लाइट है ना, देखिए ये लाइट है ना एयर से आया है और एयर में ही चला गया है, तो इसमें वेवलेंथ भी उतना ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी उतना ही रहेगा, स्पीड भी उतना ही रहेगा। तो ये जो वेवलेंथ है, ये जो स्पीड है और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट का लिख सकते हैं। क्या चीज का, किसका, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड लाइट का, इसका। क्योंकि एयर में जो लाइट है
उसका जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड कोई चेंज नहीं होगा। आगे चले सर रुक जाइए ताले। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में जो इंसिडेंट लाइट का करेक्टर था वही रिफ्लेक्टेड लाइट पे रहेगा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड सब वही रहेगा। लेकिन जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, यदि दूसरे मीडियम में जाएगा तो कौन सा करेक्टर इसमें से चेंज हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड कौन सा चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। यानी जब वो लाइट इस मीडियम में जाएगा, वाटर के मीडियम में जाएगा, तो इस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी इतना ही 5 × 10⁻14 हर्ट्ज रहेगा। अब इसके अंदर स्पीड निकालना चाहते हैं, वाटर के अंदर स्पीड निकालना, क्योंकि दो चीजें चेंज हो जाएंगे, एक तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, स्पीड भी चेंज होगा। लेकिन वाटर के अंदर स्पीड कितना होगा लाइट का, तो उसके लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। तो मैं इसे रिफ्लेक्टेड के बाद अब रिफ्लेक्टेड लाइट का बता रहा हूँ, रोक कर रखिएगा थोड़ा सा इसको। साइन में छोटे से बड़े और कॉस में बड़े से छोटे। अब लिख दीजिए, चालू करिए। हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या चेंज हो। तो जब लाइट जो है ना रेयर से डेंसर में गया, रिफ्लेक्टेड लाइट में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी इतनी रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो हम लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से दिखाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 ये दे रखा है, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होगा एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये इस तरह से लिख देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और ये 4/3 3/4 हो जाएगा, इधर 3/4, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर 9/4 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड ऑफ लाइट आ गया। अब ये घट गया, लाइट का स्पीड एयर में कितना था 3 × 10⁸, और वाटर में कितना होगा 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया ये, ठीक है ना। तो ये स्पीड घट गया। वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है, रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ चेंज होता है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ कितना होगा वो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से दिखा देते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन, यहाँ पे वाटर है तो वाटर ले ले, मीडियम भी होता है, जैसे कहा था ना वेवलेंथ के हिसाब से। अब देखो वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ इन वाटर कितना हो जाएगा, ये हमारा वेवलेंथ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे निकाल सकते हैं। वेवलेंथ इन वाटर जो है, वेवलेंथ इन एयर 600 नैनोमीटर था, ये 10⁹ मीटर है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 है ना। ये इसको करेंगे तो कितना जाएगा 600 10⁻⁻9 3/4, ऐसे कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। वेवलेंथ इन वाटर, इसको 4 से कैंसिल कर देंगे तो 150 आ जाएगा, ये 4 से कैंसिल तो 150, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 आ जाएगा 10⁻⁻7 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ इन वाटर है। अब अगर हम लोग ऐसे ही इसको, सॉरी ये 9 रहेगा 10⁹ ठीक है ना, 9 मीटर है ये, 10⁹ मीटर है। अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दें तो ये हो जाएगा 450 नैनोमीटर वेवलेंथ इन वाटर, ठीक है ना। अब देखिए घट गया वेवलेंथ, 450 हो गया ये, जबकि एयर में कितना था 600 नैनोमीटर था, वही वाटर में जाके वेवलेंथ 450। ऐसे कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ रिफ्लेक्टिव का। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया गया है कि जब लाइट इंसिडेंट करेगा सरफेस पे तो रिफ्लेक्टेड का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड कितना होगा, और रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड कितना होगा। तो इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ कितना हो गया 450 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी कितना है
5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, क्योंकि फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता, स्पीड लेकिन चेंज होता है, तो वो स्पीड दे रखा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।